अनिल जी, आज जो शेयर है वो डिफेंस के कैटेगरी से है। इनफैक्ट कल जैसे सभी को पता है, गवर्नमेंट ने 74,000 करोड़ का डिफेंस का बाइंग अप्रूव किया है। तो इसका मतलब है कि सारे जो फ्रंटलाइन डिफेंस कंपनीज है उनको डेफिनेटली और भी ऑर्डर बुक बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे हमको भारत डायनामिक्स पसंद है। करीबन 786 का रेट चल रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने अभी हाल ही में 3,200 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिसाइल्स के लिए वन किया था, और इनकी करीबन ऑर्डर बुक अभी 11,200 करोड़ है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और जिस प्रकार की अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी हमको अगले 1.5-2 साल में दिख रही है, मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 12-15 महीने का व्यू लेना है तो 950 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है। और दूसरा एक कैश का शेयर जो काफी पिटा हुआ है ऊपरी लेवल से, फिनोलेक्स केबल, ये भी हमको काफी पसंद है। इनफैक्ट शनिवार को इनका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था और इन्होंने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इन्होंने कहा है कि अगले साल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स पे ये ज्यादा फोकस करेंगे और मार्जिन्स डेफिनेटली स्टेबल रखने की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि अभी भी कॉपर का इनका मेन जो रॉ मटेरियल है वो काफी बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अनिल जी, इनका करीबन 32% स्टेक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में है, जो करीबन 2,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन आता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की कैश बैलेंस है। कंपनी बिल्कुल कोशिश कर रही है कि आगे हो सकता है तो ये बायबैक भी अनाउंस करेंगे, इसके ऊपर भी विचार कर सकती है। डेफिनेटली वैल्यू काफी अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि साल भर का अगर कोई नजरिया लेता है तो 500-510 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 500-510 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी फिनोलेक्स केबल्स में, और भारत डायनेमिक्स के लिए रखिए टारगेट 950 रुपए के। मुझे लग रहा है कि देखिए, जो सबसे वेल पोजिशनड है, अट्रैक्टिव है, वो एसबीआई लाइफ रहेगा। मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड काफी सिग्निफिकेंटली आ सकता है। इनका जो परसिस्टेंट रेशियो है प्लस उनका जो एयूएम ग्रोथ है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो एसबीआई लाइफ वुड बी डेफिनेटली बी अ बेटर चॉइस। रही बात एलआईसी की, तो एलआईसी में जब तक न्यूज फ्लो आता नहीं है, कमेंट्री आती नहीं है और क्लियरिटी आती नहीं है, तब तक स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। हालांकि रिटेल निवेशकों के लिए काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बट मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए एलआईसी को भी अगर थोड़ा सा आप एलोकेट करोगे तो लंबी अवधि में जरूर पैसा बन सकता है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर रहेगा, बट एसबीआई लाइफ विल बी डेफिनेटली बेटर। करंट लेवल्स पे मैं समझता हूँ कि 15-16% की अपसाइड एसबीआई लाइफ में कंफर्टेबली पॉसिबल। तो एसबीआई लाइफ निवेश के हिसाब से ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दीपांशु, बजाज फिनसर्व एक बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है जो इंश्योरेंस बिजनेस संभालती है। बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, बट जिस प्रकार के नंबर्स अभी आ गए हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए चाहिए, क्योंकि एक तरफा तो प्रीमियम गिरा है लेकिन न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ा है। तो डेफिनेटली न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ना एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होती है। लेकिन किसी को अगर प्ले करना ही है तो मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आए। मेरे ख्याल से आने वाले साल में नॉट ओनली डिसबर्समेंट बट मार्जिन्स में अच्छा इजाफा होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ता है तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी को भी काफी फायदा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बजाज फिनसर्व के बजाय अगर बजाज फाइनेंस में कोई पोजीशन लेता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी काफी सॉलिड है, और आने वाले साल में डिसबर्समेंट्स, लोन बुक ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो वो बेनिफिट डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों पर रखते हैं नजर। बजाज फिनसर्व की तरफ से ऑफकोर्स आपके लिए थोड़े अपडेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। ये काउंटर भी फोकस में रहना चाहिए। फोकस में ग्यूफिक बायो, इस पर भी राय लेनी थी। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं। कल आई थी खबर, प्रमोटर ने करीब 0.5% हिस्सेदारी बेची थी। आज एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया भारत में। लाइफोफाइलाइज्ड एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मार्केट कैप्चर करने के लिए ये प्रोडक्ट है, और 3,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी भी फार्मा स्पेस में इस कंपनी को काफी बड़ा रनवे है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की उछाल स्टॉक में देखने को मिली है, अभी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। मेरे ख्याल से अगर निवेशकों को कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेना है तो एक अच्छा काउंटर बन सकता है। यहाँ पे कम से कम मैं समझता हूँ 18-20% की अपसाइड पॉसिबल है। और ये जो नया ड्रग लॉन्च किया है, इसका डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट थोड़ा बहुत FY23 में, लेकिन पूरा इम्पैक्ट FY24 में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं अगर टाइम फ्रेम 12 to 15 मंथ्स है। इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे रहेंगे। जो सिंगापुर बेस्ड जो रिफाइनिंग मार्जिन्स आते हैं, वहां पे हमने देखा है कि लगातार जीआरएम्स के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं।
मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली अगर जीआरएम्स बढ़ते हैं तो लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए क्रूड की कीमतें को भी ऊपर आपको नजर रखनी है। क्रूड अभी भी $120-22 है, तो नॉर्मली जब क्रूड का प्राइस बढ़ता है तभी क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में थोड़ी बहुत कटाई आती है। तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस की बात अलग है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका थ्रूपुट बहुत ही दूसरे मार्केट कॉम्पिटिटर से बेहतर है। तो ये जो दूसरी कंपनीज है जैसे कि MRPL या चेन्नई रिफाइनरी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि प्योरली जीआरएम्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना शायद थोड़ा सा रिस्की मैटर होगा, क्योंकि कितना स्कोप इनको मिलता है कीमतें बढ़ाने के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने बहुत गवर्नमेंट को कहा था कि अंडर रिकवरीज काफी हो रही थी। तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर वेट करिए, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, कीमतें क्रूड की और थोड़ी नरम होगी, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करें, करंट लेवल्स पर होल्ड करें। ये अविनाश जी, पॉलिसी के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं और बैंकिंग शेयरों पर पॉलिसी से पहले पर क्या ओपिनियन आपकी बन रही है, जी बताएं। इनफैक्ट अनिल जी देखिए, कल की जो पॉलिसी आएगी वहां पे मार्केट तो अनुमान लेके चल रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट की हाइक आएगी। मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पॉलिसी की रहेगी वो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री रहेगी, कितना हॉकिश वो इन्फ्लेशन को लेके है, क्योंकि मैक्रो नंबर्स अभी भी काफी खराब है और किस प्रकार की कमेंट्री वो देते हैं वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ता है तभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज को फायदा होता है, एसेट क्वालिटी लेवल भी कम होती है। तो मेरे ख्याल से फ्रंटलाइन बैंकों में अभी भी पोजीशंस काफी अट्रैक्टिव लग रही है। एसबीआई, आईसीआई, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, इसमें डेफिनेटली अगर कोई रीजनेबल गिरावट आती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। मुझे लग रहा है कि कल की पॉलिसी के बाद वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बैंकों के शेयर्स में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का टारगेट वो थोड़ा बढ़ाते हैं या थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स को चिंता होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट दिख तो रहा है कि 40 to 50 बेसिस पॉइंट की हाइक आएगी। उसके बाद जो रवैया होगा, जो कमेंट्री होगी, वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के डायरेक्शन। बट जो यूजर्स हैं नेचुरल गैस के एज अ रॉ मटेरियल, स्पेशली आपकी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, आपकी सिरेमिक कंपनीज हैं, कितनी खराब खबर हो सकती है उनके लिए सर? दीपांशु, डेफिनेटली खबर नेगेटिव है, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ती है तो डेफिनेटली इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। और स्पेशली अगर हम सिरेमिक टाइल की कंपनीज देखें तो यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि वैसे भी कंपटीशन मार्केट में काफी सिग्निफिकेंट है। तो डेफिनेटली सिरेमिक कंपनी जैसे कजारिया है, उसके बाद सोमानी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक नेगेटिव रुझान स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। रही बात फर्टिलाइजर्स की, तो इनका नॉर्मली जो प्राइस इंक्रीज होता है गैस का वो पास थ्रू होता है, तो इनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं ये कहूंगा कि इनके पास अभी भी प्राइसिंग पावर काफी सिग्निफिकेंट है। करीबन 3 या 4 बार इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई है, लेकिन कभी ना कभी जो हायर प्राइस का जो इम्पैक्ट है उनके डिमांड के ऊपर आ सकता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो राइज आया है इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो नेगेटिव रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसमें मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में जो भी सेक्टर्स है जैसे सिटी गैस है, फर्टिलाइजर्स है, सेरामिक टाइल्स है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आपको देखने को मिल सकता है। जी, आपकी राय लेनी है। मारुति जो आज, वैसे तो ऑटो कंपनीज एक्शन में रही हैं सर, पर आज जो खबर आ रही है जापान का जो येन है वो 20 साल के निचले स्तर पर है डॉलर के मुकाबले। तो थोड़ा करेंसी मूवमेंट का मारुति पर कैसा इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स येन के साथ इनका भी लिंक है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट पंचू, आई थिंक डेफिनेटली येन का जो मूवमेंट है इसका एटलीस्ट वेरी नियर टर्म में तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। रही बात कितना होगा, वो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मैनेजमेंट से ही आएगी। बट मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक ये दर्शा रहा है कि डेफिनेटली इसका अगर थोड़ा सा और निचला लेवल अगर येन रिकॉर्ड करता है विस द डॉलर, तो डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि काफी हद तक इनका जो करेंसी का मूवमेंट है वो येन और डॉलर के तरफ ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक फ्रेश निवेश अभी मत करिए, जिनके पास है वो होल्ड करिए। बट डेफिनेटली करेंसी इम्पैक्ट अगर ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली इनके मार्जिन पे और इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। दीपांशु, मेरी जो 10 की कमाई आज है वो एग्रोकेमिकल प्लेयर यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल है। मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है और मार्केट सेंटिमेंट के कारण स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म आज कर रहा है। बट सबसे बड़ी बात जो कमेंट्री यूपीएल के मैनेजमेंट ने दी थी Q4 के बाद, उन्होंने कहा था कि 15% उनका कामकाजी मुनाफा इस साल बढ़ेगा, कर्जा भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। उन्होंने ऑलरेडी एक 900 रुपए में बायबैक भी अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली इसमें 875-900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। मार्केट शायद इसमें ये भी डाउट लगा रही है कि आज जो न्यूज़ फ्लो आया है कि फर्टिलाइजर के प्राइसेस कम हो जाएंगे,
तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएल फर्टिलाइजर्स में नहीं है लेकिन एग्रो केमिकल्स में है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो शायद इसलिए भी हो सकता है कि अक्रॉस द बोर्ड आज एग्रो केमिकल स्टॉक्स में भी बिकवाली देखने को मिली है। तो ये डेफिनेटली बाय करने जैसा स्टॉक है। साल भर का नजरिया अगर कोई रखता है तो 875-900 का टारगेट प्राइस डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई।